हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आइए हम चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304B, जो कि एक दहेज मृत्यु का अपराध है। यदि मान लिया जाए किसी के ऊपर अकारणवश या उसने अपराध ना किया हो और दहेज मृत्यु का केस उनके ऊपर दर्ज कर दिया हो, तो उससे कैसे बचा जाए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3(4) के अंतर्गत दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से दहेज की मांग की जाती है तो अपराध की श्रेणी में वर पक्ष आएगा। यदि वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष के द्वारा दहेज की मांग न की जाती हो फिर भी दिया जाता है तो अपराध की श्रेणी में वधू पक्ष आएंगे। अब मान लिया जाए दहेज की मांग न करता हो और पति पत्नी दोनों आए दिन झगड़ा होते रहता हो, तो पत्नी द्वारा ये कहा जाता है कि मैं आपके पूरा परिवार को दहेज के केस में फंसा दूंगी, ऐसा धमकाते हैं। या महिला की मृत्यु कोई अकारण बीमारी से हुई हो और उनके मायके वाला द्वारा दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया जाता हो, या महिला अपने स्वयं से सुसाइड किया हो और उनके पति के ऊपर दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया जाता हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। मान लिया जाए इस स्थिति में अपराध दर्ज कर दिया जाता है तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर के बाद सीआरपीसी की धारा 41 के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करके अन्वेषण अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर अभियुक्त तो गिरफ्तार हो ही जाएगा। फिर अभियुक्त द्वारा यदि गिरफ्तार हो गया है तो अभियुक्त द्वारा सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेगा। यदि सेशन कोर्ट खारिज कर दिया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय में उसने जमानत की अपील करेगा। यदि वहाँ भी खारिज कर देता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका दायर की जाती है। ये बात है। अब अगला पॉइंट ये है, यदि मान लिया जाए अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाता है तो दोष सिद्ध कर दिया जाता है, इसके बाद भी उसके पास ऑप्शन है। ये सेशन कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाएगा तो अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेगा। यदि वहाँ भी दोष सिद्धि को यथावत रख दिया जाता है तो उसके पास एक और ऑप्शन बचा है, माननीय उच्चतम न्यायालय। यदि वहाँ से उसे दोष मुक्ति कर दिया जाता है तो ठीक है, और यदि दोष मुक्ति नहीं किया जाता है, दोष सिद्ध को यथावत रख दिया जाता है, तो उसे जेल में सजा काटना ही पड़ेगा। अब अगला पॉइंट मैं ये बताने जा रही हूँ, जैसे लेखराम बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि पर्याप्त सबूत के अभाव में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए दहेज हत्या के आरोप की सत्यता पर विश्वास करते हुए निर्दोषिता की सिद्धि का भार अभियुक्त पर डाला जाना न्यायोचित में नहीं है, अर्थात न्याय के हित में नहीं है, क्योंकि इस मामले में मृतका के द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता एवं दुर्व्यवहार की एवं दहेज मांगने की कभी कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि मृतका द्वारा अपनी माँ, मौसी और अपने भाई को लिखे गए पत्र में
उसने बीमारी का उल्लेख किया था एवं इलाज चल रहा है करके लिखा गया था। इसके अलावा मृतका की मृत्यु होते ही मृतका के माँ, मौसी और उनके भाई को तत्काल सूचना दी थी एवं दाह संस्कार में भी बुलाया गया था। मृतका के माँ, भाई एवं मौसी ने उनके दाह संस्कार में भी शामिल हुई थी। अभियोजन के इस आरोप का भी कि अभियुक्त ने मृतका से दहेज की मांग की थी, क्यों इसमें मृतका के भाई ने स्वयं इस आरोप का खंडन किया था। यद्यपि मृतका का विवाह घटना के 1 वर्ष पूर्व ही हुआ था, लेकिन उस समय उसकी आयु 36 वर्ष की थी, लेकिन वह अपने पत्रों में बीमारी का उल्लेख किया था। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी मृत्यु के काफी समय बाद दर्ज की गई थी एवं मृतका के अंतिम दाह संस्कार के समय मृतका के मायके वालों द्वारा उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। उक्त परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विचार विमर्श के बाद इसे दहेज हत्या का मामला मानकर निर्दोषिता साबित करने का भार अभियुक्त पर डाला जाना न्याय हित में नहीं है। इसलिए अभियुक्त को दोषी साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है और अभियोजन पक्ष द्वारा दोषी साबित करने में असफल रहा। तत्पश्चात अभियुक्त को धारा 302 एवं 304 बी के अपराध से दोष मुक्त कर दिया गया, अर्थात बरी कर दिया गया।